हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और स्टडी जागरण पे स्टडी भी कर रहे होंगे और बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई और स्वास्थ्य का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी लेवल के प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें धीरे सारे सब्जेक्ट का मैं डिस्कशन करवाऊंगी। जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, सीडीपी हो गए, बीपीएससी हैं, वो सारे क्वेश्चन जितने भी बिहार के हैं वो सारे लेवल के मैं इसमें डिस्कस करवाऊंगी इस चैनल पे। और आप लोग बने रहिए अंत तक, ताकि आप लोगों के भी पेपर की तैयारी अच्छी हो सके और पढ़ाई भी आगे जारी रह सके। ठीक है, हम लोग ये देखने वाले हैं आज सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास। भारत में पशु एवं कृषि के प्राचीन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ पे? मेहरगढ़ में। कहाँ पे किए गए हैं वो? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ये 64 बीपीएससी में पूछा गया है सवाल। ओके, इसमें देखेंगे मेहरगढ़ जो है वो कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान में पड़ता है, जो कि कच्चे मैदान पे एक नवपाषाण स्थल है और दक्षिण एशिया में खेती और पशुपालन के साक्ष्य के साथ सबसे बड़े शुरुआती स्थल में से एक माना गया है मेहरगढ़ को। मेहरगढ़ की जो विशेषता है, इसे एक प्रारंभिक ग्राम समाज से एक क्षेत्रीय केंद्र तक इस क्रमिक विकास को भी देखा जा सकता है। इस तरीके से हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ताकि इसका एक्सप्लेनेशन भी करते रहोगे और जितने भी क्वेश्चन है आगे इस तरीके से डिस्कशन होता रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसमें क्या मिले हैं? पक्की ईंट के बनी इमारत देखी गई है। तो ये पक्की ईंट की जो इमारत मिली है वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है। जैसे घग्गर हो गया, हाकड़ा हो गया, ये बाढ़ के मैदान के साथ साथ बहुत ज्यादा फला फूला है। दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैला हुआ है, जो अब भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है। 250 ईस्वी में ये फला फूला है। जॉन मार्शल जो थे, उन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता का शब्द का पहला प्रयोग भी किए थे और सबसे पहले वो जो है इसको खोजे भी थे। ठीक है। अच्छा, किसी भी चीज को, पुराने जो चीज होते हैं उसको हम पता कैसे करते हैं? तो वो है क्या? कार्बन C14। ठीक है, कार्बन डेटिंग से, रेडियो कार्बन डेटिंग से हम लोग किसी भी चीज को जो पुराने होते हैं उनका हम पता कर पाते हैं। तो कैसे? क्योंकि कोई भी जितने पुराने चीज होते हैं उसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो घटते जाती है। तो वो जितने ज्यादा घटते रहता है उसमें उससे पता कर लेते हैं कि हाँ, ये चीज इतनी पुरानी है। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग कहा गया है? तो ताम्रपाषाण को कहा गया है। किसको कहा गया है? ताम्रपाषाण को, जो 3000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व तक के एज को स्टोन कॉपर एज कहा गया है और इसको हम लोग चालकोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। ताम्रपाषाण युग में जो है पत्थर के औजार के धातु मिले, पत्थर के औजार तो मिले ही थे, उसके साथ साथ धातु का भी उसमें बहुत अच्छा उपयोग किया गया था। सबसे पहले जानने वाली जो धातु हुई थी वो तांबा हुई थी। जो पहले के मनुष्य थे, सबसे पहले जो धातु उन्होंने जाना वो तांबा को जाना, इसीलिए इसको ताम्रपाषाण भी कहते हैं। ये जो है हड़प्पा काल में लागू होता है, लेकिन जो अलग अलग देश में अलग अलग का जो काल होता है कि उसमें अलग अलग तरह की सभ्यताएं डेवलप हुई थी। जैसे का से हड़प्पा सभ्यता के जो अंत के बाद जो दिखाई गया था, वो उसके बाद हमारे में कृषि हो गए, पशुपालन हो गए, मिट्टी के बर्तन मिले, पूजा, ग्रामीण बस्तियां, कला, शिल्प, शिशु मृत्यु दर, आभूषण आदि, ये सब काल जो है प्रमुख विशेषताएं थी। इस चारकोलिथिक युग भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन स्थल को हल्का टेराकोटा प्राप्त कहाँ से हुआ है? तो ये बनावली से हुआ है। कहाँ से हुआ है? बनावली से। 62 बीपीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बनावली से हुआ। तो अभी जो बनावली है वो हरियाणा में है। हल के जो टेराकोटा का साक्ष्य पाया गया है वो बनावली सरस्वती के सूखे हुए क्षेत्र के बाएं किनारे पर हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित। यहाँ का उत्खनन जो है वो 3 स्तर में संस्कृत का अनुक्रम किया गया है। कौन कौन सा है? तो एक अर्ली हड़प्पा है, एक हड़प्पा है और एक उत्तर हड़प्पा है। ठीक है, अब हम तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं।
तीसरा क्वेश्चन ये है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी से प्राप्त हुआ था? तो नर्मदा नदी से। अब ये जानते हैं नर्मदा नदी है कहाँ? तो नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश के हथनौरा के पास स्थित है। यहाँ पे सबसे पहले आपको मानव के भी साक्ष्य देखने को मिले हैं। 1982 में पुरातत्वविद अरुण सोनाकिया जो है इसकी खोज की थी। किसने खोज किया था? कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाते हैं कि कौन से सभ्यता का खोज किसने किया है? तो ये जो सभ्यता है इसकी खोज अरुण सोनकिया ने किया था। इसकी खोज नर्मदा नदी जो है मानव नाम दिया गया है, जिसके वैज्ञानिक नाम जो है एच इरेक्टस नर्मेडिश है। अब हम इसमें आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। चहुंदरो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है कहाँ? सिंधु में। कहाँ पे स्थित है? सिंधु में स्थित है। चहुंदरो एक हड़प्पा संस्कृति से में संबंधित स्थल है जो सिंधु जो है अभी पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज 1931 में एन.जी. मजूमदार ने की थी। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र कौन से है? गंगेय मैदान। कौन से मैदान? गंगेय मैदान। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र गंगेय मैदान है। यह प्राचीन में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र गंगेय मैदान में यहाँ पे देखा गया है। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं। क्या है? आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों से ना के बराबर मीन्स ना के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था? तो डी नंबर 900 वर्ष। ये 64 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। आईआईटी खड़गपुर के जो अध्यक्ष दल की रिपोर्ट है वो लगातार 900 वर्षों तक ना के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण माना गया है। छठे क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन सभ्यता में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो कालीबंगा में। कहाँ पे? अब देखिए मिट्टी कैसी होती है? काली होती है। ठीक है, तो जो खेत है, खेत में क्या होती है? मिट्टी होती है, और मिट्टी भी क्या होते हैं? काले होते हैं। तो मिट्टी काली है इससे हम याद रखेंगे, मिट्टी काली है इससे हम क्या याद रखेंगे कि जो जुते हुए खेत के जो निशान मिले हैं वह कालीबंगा में मिले। अब कालीबंगा है कहाँ? तो राजस्थान के हनुमान जिले में है। वो किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, किस नदी के किनारे? कभी कभी क्या होता है कि जो नगर है वो किस नदी के किनारे है ये भी पूछ लिए जाते हैं। घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सातवें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो लोथल है। ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थल कहा गया है? गुजरात में। तो गुजरात में जो है लोथल है। हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात राज्य में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। मीन्स यहाँ पे जो है व्यापार का भी आया जाया करता था, आदा सामान आते भी थे और यहाँ से सारे व्यापार किए जाते थे। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा जो है वह राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा और डवरकोट बलूचिस्तान में स्थित है। आठवें क्वेश्चन पे हम आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था? तो हाथी। सब चीज मीन्स बैल मिले, घोड़ा मिले हैं, बाकी जानवर जो है वो मिले, लेकिन हाथी का जो साक्ष्य है वो नहीं मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हाथी का कोई अवशेष जो है नहीं मिला है। सुरकोद्दा नामक स्थान में घोड़े का अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में पशुओं के सर्वाधिक महत्व थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है किससे? है तो अर्घ ऐतिहासिक से, अर्घ ऐतिहासिक युग से। अर्घ ऐतिहासिक युग किसे कहा गया है ये पहले जान लेते हैं। तो जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, जिसमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन लिखित को जो है पढ़ा नहीं जा सका है, उसे हम लोग अर्घ ऐतिहासिक भी कहते हैं, या ब्रॉन्ज एरा भी कहते हैं, इसे कांस्य युग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है तांबा टीन को मिला के कांसे का उपयोग किया जा रहा था, इसीलिए इसको प्रोलिथिक एज भी कहते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक एज, सॉरी, प्रोटो हिस्टोरिक युग भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग
10वें नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल। जो हड़प्पा का बंदरगाह मिला है वो लोथल। लोथल जो है एक सबसे एंशियंट सिंधु घाटी सभ्यता है। शहर में से एक सबसे इसको महत्वपूर्ण शहर माना गया है। 24 ईसा पूर्व से ही यह पुराना शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज जो हुई है वो 1954 में R.S. राव के द्वारा की गई थी। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। लोथल में एक गोदी मिली है जो विश्व की प्राचीनतम गोदी ज्ञात हुई है। यहाँ से गोदीवारा बंदरगाह के अवशेष भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया है? तो लाल रंग का। हड़प्पा जो है उसमें जो बर्तन बनाए जाते थे उस बर्तन पे जो आपको रंग मिलेंगे वो लाल रंग के मिलेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। जो हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी इसको हम जानते हैं। यह सभ्यता 24 ईसा पूर्व के दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई है। सभ्यता की खोज का श्रेय जो है राय बहादुर साहनी को दिया जाता है। मिट्टी के बर्तन बनाने में विधि जो है बहुत ज्यादा इसमें प्रचलन हुई थी। जो हड़प्पा वासी थे वह स्वयं की जो विशेष बर्तन बनाने की विधियां उनकी अपनी अलग थी। और हड़प्पाई लोग जो चमकीले होते हैं वो चमकदार बर्तन का निर्माण करते थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों के सामान्य लाल जो है वो लाल रंग का हुआ करता था। ठीक है, अब 12वें नंबर क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो वी ए स्मिथ जो है वो ना तो हड़प्पा से है और ना ही मोहनजोदड़ो से, क्योंकि आर डी बनर्जी जो है और रखाल दास बनर्जी वो प्रसिद्ध पुरातत्व और इतिहासकार थे। ये भारतीय पुरातत्वविदों के उस समूह में से थे जिसमें जो है अधिकांश आपको 20 ईस्वी के पहले स्टेज में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जो थे वो जॉन मार्शल के सहयोग से पुरातात्विक उत्खनन शोध और स्मारकों के संरक्षण की यथेष्ट ख्याति अर्जित की गई थी। इसका सर्वाधिक सर्वाधिक जो है कार्य किया गया है, देखा भी गया है। ठीक है, अब हम लोग वैदिक सभ्यता की ओर आते हैं। तो जो वैदिक सभ्यता है भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू किया गया था? तो इसमें जो है उपयुक्त में से नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि जो अभी शुरुआती तौर पे दिखा गया था उस टाइम, तो 2172 ईसा पूर्व में बताया गया है कि लोहे का उत्तर वैदिक काल से प्राप्त हुआ है। अतरंजी खेरा उत्तर प्रदेश से लोहे को दर्शाती है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा भी है और पुराना भी है, आया भी है एक दो बार क्वेश्चन। बोगज कोई महत्वपूर्ण क्यों है? तो क्यों महत्वपूर्ण माना गया है इसको? यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक वैदिक देवताओं वैदिक देवताओं एवं देवियों के नामोल्लेख का प्राप्त किया गया है। बोगजकोई जो है एक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में आर्य जाति के देवता का उल्लेख किया गया है। तो जो बोगजकोई अभिलेख है उसमें आर्य जाति के देवता का उल्लेख किया गया है, जो कि वैदिक कालीन प्रमुख देवता इसको माना गया है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो नुमा मंडल। नुमा मंडल में जो है सोम देवता के बारे में उल्लेख किया गया है। उसमें जो है उसकी रचना अंगिरस ऋषि ने की थी। इसमें प्रसिद्ध जो उक्ति है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है और मेरी माता अन्न पीसती है और हम एक साथ रहते हैं, ये उसकी उक्ति है, वर्णित इसमें किया गया। और इससे ये सिद्ध होता है कि वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित है। उस समय जो वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी वो कर्म पर आधारित हुआ करती थी।
आते हैं आप चौथे नंबर के क्वेश्चन में। ऋग्वेद में उल्लिखित उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो परुष्णी नदी के किनारे किनारे लड़ा गया था। दशराग युद्ध या 10 राजाओं का जो युद्ध या फिर इसे दशानन भी कहते हैं, जो इसका उल्लेख है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध में एक बार पुरुष कबीला और उसका जो दशराजन है युद्ध 7वें मंडल में देखने को मिलता है। इस युद्ध में एक और पुरु कबीला और उनका मित्र पक्ष समुदाय था, जिनके सलाहकार ऋषि विश्वामित्र थे। दूसरी ओर भरत नामक समुदाय 5 आर्य और 5 अनार्य राजा थे, जिनका नेतृत्व जो है तुत्सु नामक कबीले के राजा सुदास कर रहे थे, जिनके प्रेरक ऋषि वशिष्ठ थे। गायत्री मंत्र के गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में। जो गायत्री माता का उल्लेख किया गया है वो ऋग्वेद में है। ठीक है, ऋग्वेद का जो संग्रह है उसमें ज्ञान का संग्रह किया गया। इसमें आपको 10 मंडल और 1028 सूक्त और वर्तमान में अभी 10,462 रचनाएं आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो आयुर्वेद है। आयुर्वेद के कर्ता जो है धन्वंतरी देव है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के देव सूक्त में सविता का समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। किस काल में अछूत की अवधारणा का स्पष्ट से उद्गत हुई है? तो धर्मशास्त्र समय में। कब हुआ गया है? धर्मशास्त्र समय में। अब हम लोग चौथे चैप्टर पे आ रहे हैं, जैन धर्म में। जैन धर्म में आते हैं हम लोग। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। त्रिरत्न, इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि 3 रत्न, जिसमें ज्ञान भी है, आस्था भी है और सटीक क्रिया है। तो ये किसमें हो जाएगी, किस धर्म से जुड़ी हुई है? तो जैन धर्म से। जैन धर्म में 3 रत्न को माना गया है, जो सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चरित्र है। मतलब एक अच्छा इंसान का दर्शन होना चाहिए, देखने की दृष्टि उसकी अच्छी होनी चाहिए, ज्ञान जो है एक अच्छा होना चाहिए और चरित्र उसकी जो सम्यक होनी चाहिए, सुशील होनी चाहिए। सम्यक दर्शन का जो अर्थ है सच्ची श्रद्धा, सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है सच्चा ज्ञान होना, सम्यक चरित्र का अर्थ है सच्चा चरित्र होना। इन तीनों को ही मोक्ष का मार्ग बताया गया है। महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? ठीक है, तो कुंडलग्राम में हुआ था, सॉरी कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुई थी? ये क्वेश्चन 5 बार आ चुकी है। ठीक है, एक बार 42 बीपीएससी में आई थी, 47 बीपीएससी में प्री में 2025 में पूछा गया है, एक 53 में पूछा गया है, 55 में पूछा गया है और एक बार इसको 45 बीपीएससी में 2001 में पूछा गया है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। जैन धर्म के जो थे ये 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है, सिद्धार्थ और त्रिशला के पुत्र थे। इनके जन्म कुंडग्राम बिहार में हुआ है। ये गौतम बुद्ध के समकालीन थे। इनकी जो है 30 वर्ष की आयु में अपनी संसारिक संपत्ति का इन्होंने त्याग कर दिया और केवल ज्ञान की प्राप्ति की और इन्होंने अपने जीवन को तपस्या में नील कर दिया। ठीक है, इनका शुरुआती जीवन जो है वो तपस्या में ही ज्यादा करके नील रहता था। इनको जो है साल वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार के पावापुरी में उन्होंने निवारण मोक्ष का प्राप्त किया था। 5वां संयम हम सिद्धांत ब्रह्मचर्य महावीर द्वारा जोड़ा गया और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वह शेर है। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं कि जो मोक्ष की प्राप्ति जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति का चिन्ह क्या है? तो शेर को माना गया है। ठीक है, आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14। ये कौन से बीपीएससी में पूछा गया है? 41 बीपीएससी में आपको देखने के लिए ये मिलेगा क्वेश्चन। जैन धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है वह 14
पूर्व है, इसका अर्थ जो होता है वो प्राचीन या पूर्व ज्ञान जैन धर्म के तीर्थंकरों ने प्रचार किया था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन है? तो जमाली है। शिष्य और जमाली कौन है? पहला शिष्य जमाली है। 47 बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैन परंपराओं मुख्य रूप से श्वेतांबर के अनुसार जमाली तीर्थंकर महावीर के दामाद और प्रथम शिष्य थे। महावीर स्वामी ने यशोधरा से शादी की और उनकी प्रियदर्शिनी नाम की एक बेटी थी, जिसका विवाह जमाली से किया गया। नालंदा की यात्रा के दौरान महावीर की मुलाकात गौशाला मखलिस पुत्र नामक एक संत से हुई थी। गौशाल महावीर के ज्ञान इतने प्रभावित हुए कि उनके शिष्य बन गए। 6 साल तक जो है उन्हीं के शिष्य बने रहे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक है वो मखली गोसाल है। मखली गोसाल आजीवक जो भारतीय दर्शन के नास्तिक या विधर्मिक संप्रदाय में से हैं। ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मखली गोसाल के द्वारा स्थापित एक श्रवण आंदोलन था और वैदिक धर्म, प्रारंभिक बौद्ध धर्म और जैन धर्म का एक प्रमुख प्रतिद्वंदी था। ठीक है, आगे देखते हैं। बराबर की गुफा का उपयोग किसके आश्रय के रूप में किया गया है? ये कब पूछा गया? ये 17 बीपीएससी में पूछे, 14 बीपीएससी में ये पूछा गया है। जो आजीविकों ने किया है। बराबर की गुफा का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीविकों ने किया। बराबर की गुफा जो है बिहार के जहानाबाद जिले में आपको देखने के लिए मिलेगा, जो मखदुमपुर क्षेत्र में है। बराबर की गुफाएं भारत में सबसे पुरानी जीवित शैलीकृत गुफाएं हैं, जो मौर्य साम्राज्य के काल की है। इन गुफाओं का उपयोग आजीविकों के आश्रय गृह के रूप में किया गया। ये गुफाएं बराबर 4 गुफाएं और नागा अर्जुन 3 गुफाएं की जुड़वा पहाड़ियों में स्थित है। इन शैलीकृत गुफाओं में बराबर समूह के लिए राजा प्रियदर्शनी और नागार्जुन समूह के प्रिय देवनाम प्रिय के नाम से समर्पित शिलालेख है। यहीं पे सुदामा जो है गुफा, विश्वकर्मा और कर्ण चौपड़ गुफा भी स्थित है। अब आते हैं हम लोग बौद्ध धर्म में। देखिए थोड़ा सा जो हिंदी का लंबा जो लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होता है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छे से इंग्लिश में समझ में आती है और मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों के लैंग्वेज को लेके चलने वाली हूँ। इंग्लिश में भी मैं डिस्कशन करवाऊंगी और हिंदी में भी मैं डिस्कशन करवाऊंगी सारे क्वेश्चन को। ओके, अब आते हैं हम लोग बौद्ध धर्म में। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध धर्म की। त्रिपिटक जो है एक पारंपरिक शब्द है। इसका जो इस्तेमाल है वो बौद्ध धर्म के लिए किया जाता है। त्रिपिटक में जो होते हैं 3 पिटक होते हैं। कौन से? शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। बुद्ध में शिक्षाओं का जो वर्णन है वो शुद्ध पिटक में किया गया है। विनय पिटक में संघ के नियम और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन के सिद्धांत के बारे में दिया गया है। मतलब जो बौद्ध धर्म है ना, जो बौद्ध धर्म है उसमें कब, कहाँ, क्या, कैसे जो नियम होते हैं, एक जो संस्था है उस नियम के बारे में जो बताया गया है वो विनय पिटक में है। और जो अभिधम्म पिटक है उसमें बौद्ध दर्शन के सिद्धांत के बारे में, उसकी थ्योरी के बारे में बताया गया है। ठीक है, थेरवाद स्कूल त्रिपिटक पाली में संरक्षित एकमात्र पूर्ण त्रिपिटक है जो कि उस स्कूल में अभी तक रखा गया है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। बोधगया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को हुआ था। गौतम बुद्ध को जो है पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक के स्थान पर हुई थी। भरूच एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र जो है वो किसके लिए है? तो बौद्ध धर्म के लिए। भरहुत और अमरावती ये प्रसिद्ध किसके लिए है? बौद्ध धर्म के लिए है। ठीक है, भरूच जो है आपको मध्य प्रदेश राज्य में मिलेगा। यहाँ से बौद्ध स्तूप आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। जब आप मध्य प्रदेश जाएंगे तो वहां पे आपको बौद्ध धर्म के बहुत सारे स्तूप हैं, गुफा हैं, वो सब आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपका CDPO में आया हुआ क्वेश्चन है।
देखिए, बिहार के जितने भी क्वेश्चन अब तक के एग्जाम हो चुके हैं, वो सारा मैं डिस्कस करवाऊंगी 2025 तक के क्वेश्चन को, ठीक है। बस अभी जो एग्जाम है वो 25 अक्टूबर को है, क्योंकि जिस डेट में होने वाली थी 26 जुलाई को, वो एग्जाम को जो है डिले कर दिया गया है, और डिले करके अभी 25 अक्टूबर को होने वाली है। गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो कहाँ पे है, तो लुम्बिनी में है। ये तो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बुद्ध की प्राचीन प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है, तो किसमें है, इसमें जो जानकारी नहीं दिया गया है ऑप्शन के अनुसार। 66 बीपीएससी के प्री एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है। तो जो वीएस अग्रवाल है उसके अनुसार मथुरा शैली में बुद्ध मूर्तियों का निर्माण हुआ है। चीनी यात्री जो हेनसांग है उसके अनुसार गौतम बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी। विभिन्न इतिहासकार ने गौतम बुद्ध को प्राचीन प्रतिमा को गांधार शैली में भी बताया गया। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञात का महान केंद्र, ज्ञान होना चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। कहाँ पे था, तो बौद्ध धर्म का था। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का महान केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था, तो गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया है। इस विद्यालय को जो है विध्वंस किया था वो किसने, गौड़ी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने इसको तोड़फोड़ किया था। इनमें से किस शासक ने चतुर बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था, कनिष्क में किया था, ठीक है। ये कनिष्क के काल में हुई है। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था, कश्मीर में किया गया। 47 बीपीएससी में बस क्वेश्चन को थोड़ा उलट दिया गया, बाकी मीनिंग जो है दोनों का सेम ही है। आप लोग प्रथम बौद्ध संगीति, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से जितने बौद्ध संगीति है वो सब आप याद कर लेंगे, किसके काल में हुई है, किसके काल में किसने इसका उपाध्यक्ष जो है वो बने थे, अध्यक्ष जो है उस संगीति के कौन थे, ये सब थोड़ा याद कर लेंगे क्योंकि इससे थोड़े क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, तो आत्मदमन। आत्मदमन जो है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं देखा गया है, ठीक है। बौद्ध के जीवन में 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंध 4 स्थानों को नीचे उल्लेख किया गया है। इसमें 2 स्तंभ दिए गए, दोनों को आपको जोड़ना है। जैसे वन जो है, वन का कौन सा हो जाएगा, 3। जन्म उनका कहाँ हुआ है, तो लुम्बिनी में हुआ है। दूसरा का क्या हो जाएगा, दूसरा ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई है, बोध गया में हुआ है। और प्रथम प्रवचन उन्होंने कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। और चौथा का निधन जो है वो कुशीनगर में हुआ है, ठीक है। ये मैच करने वाला था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था, तो सारनाथ में उन्होंने किया था पहला धर्म चक्र, जो कि सारनाथ जो है वो आपको काशी में देखने को मिलेगी। वाराणसी से 1 किलोमीटर आपको उसके पूर्व और उत्तर के क्षेत्र में स्थित है, जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और पहला उपदेश भी उन्होंने यही दिया था, सारनाथ में ही, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से हम लोग जानते हैं। बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का जो आरंभ था वह बौद्ध स्थान के 4 प्रमुख स्थलों में से एक है। 3 अन्य हैं, जो कि लुम्बिनी हो गया, बोध गया, कुशीनगर हो गया, सारे हैं। जो तीसरा बौद्ध संगीति हुई थी उसकी सभा का जो स्थान बुलाई गई थी वो कहाँ थी, तो पाटलिपुत्रा में। ये 53 और 55 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तीसरा बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो 251 ईसा पूर्व के तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में किया गया था। इसकी अध्यक्षता मोगलिस ने की थी। इस द्वितीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना की गई और बौद्ध भिक्षुओं की विभिन्न देशों में इनको भेजा गया। इनमें से अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री जो थी वो संघमित्रा को श्रीलंका उस समय भेज दिया गया था, ठीक है। महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। पहला महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 के कुशीनगर में से 80 वर्ष के वर्ष में इनको हुआ। उत्तर प्रदेश कुशीनगर में स्थित महापरिनिर्वाण मंदिर बौद्ध धर्म के नाम से पवित्र मंदिरों में से एक माना गया है। इस मंदिर में भगवान बुद्ध ने 6.1 किलोमीटर की ऊंची लेटी हुई
मुद्रा में रखी हुई है। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 साल की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया और भगवान बुद्ध के इस मूर्ति को लाल बलुआ पत्थर से एक टुकड़े से बनाया गया। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? गौतम बुद्ध जो अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए, भी तो हो ही गया था। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो इसमें जो अभी ऑप्शन दिया गया है, इसमें तो नहीं दिया गया है, लेकिन महाबोधि वृक्ष जो है वो बौद्ध वृक्ष को कहा गया है और इस वृक्ष को जो है बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है, क्योंकि यहाँ पे जो भगवान बुद्ध थे उनको बौद्ध धर्म ग्रंथ के अनुसार गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो है इसी के नीचे प्राप्त हुआ था और इसे ज्ञान की प्राप्ति के बाद बोधि वृक्ष के लिए कृतज्ञता के भाव से उनका हृदय भर गया। बोधि का जो अर्थ होता है वह ज्ञान होता है, मीन्स बोधि वृक्ष का अर्थ है ज्ञान का वृक्ष। बहुत सारे ऐसे शासक थे जो इस वृक्ष को नष्ट कर दिए, लेकिन ऐसा माना भी जाता है कि ऐसे प्रयास के बाद बोधि वृक्ष फिर से पनप गया। आज का यह वृक्ष शायद बोधि वृक्ष की 5वीं पीढ़ी कही गई है। कहीं इस बोधि वृक्ष की चतुर्थ पीढ़ी मिलती है। ठीक है, तो इसमें ना तो बी होगा और ना ही सी इसका आंसर होगा। अब आते हैं हम लोग 16वें क्वेश्चन पे। गौतम बुद्ध को एक देवता या स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है? तो कनिष्क के काल में हुआ है। तो आपको देखने के लिए मिलेगा कनिष्क के काल में बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिला है गौतम बुद्ध को। ठीक है, कनिष्क शासन काल में कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान में बौद्ध धर्म के चतुर्थ संगीति का आयोजन भी किया गया था। इसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष और उसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन वहाँ अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु और उनके सिक्कों पर बुद्ध आकृतियों के अलावा यूनानी, एल्मी, मिथ्री, जरथुस्त्री और जरथुस्त्री तथा हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां भी उत्कीर्ण मिलती है और इनमें जो है आपको बहुत सारे देवताओं को भी देखने के लिए, जैसे आइसो देवता हो गया, मायरो ईरानी की जो सूर्य देवता है, माओ चंद्र देवता, नाना सुमेरियन मातृ देवी है, होलियोसोस है, सलेनी यूनानी देवता, ये सब आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब आते हैं हम लोग शैव धर्म पर। शैव धर्म भगवत धर्म जिसको वैष्णव धर्म भी कहते हैं, 66 बीपीएससी में पूछा गया है। इनमें से निम्नलिखित दर्शन में परमाणु का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो वैशेषिक ने किया था। वैशेषिक जो है वो भारतीय षड् दर्शन का भाग है, जो मूल प्रवर्तक ऋषि कनाद है और यह दर्शन जो है न्याय दर्शन से बहुत साम्य रखता है, मतलब मिलता जुलता है, किंतु वास्तव में ये एक स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी है दर्शन है। इसके अनुसार भौतिक जगत की उत्पत्ति अति सूक्ष्म कण से दिखाई गई है। फिर है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक मिला है? तो हिंद यूनानी लोगों का मिला है। अब हम लोग महाजन पद काल एवं मगध काल का डिस्कशन करेंगे।